वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 11 जुलाई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल आईएनएस तरकश के बारे में है। इंडियन नेवी का एक स्टेल्थ फ्रिगेट है, नाम है आईएनएस तरकश। स्टेल्थ का मतलब होता है कुछ ऐसा जिसे आसानी से खोजा ना जा सके। फ्रिगेट एक प्रकार का युद्धपोत होता है जिसका इस्तेमाल वॉर में, लड़ाई में किया जाता है। इसने अभी हाल ही में जिबूती को विजिट किया है, जो लॉन्ग रेंज ओवरसीज डिप्लॉयमेंट रहा आईएनएस तरकश का उसी के दौरान। इसके पहले ये जो इंडिया की सूडान के साथ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुई उसका भी हिस्सा रह चुका है। अब यहाँ पर देखिए दो देशों की लोकेशन आपको दिखाना ज़रूरी है। एक तो जिबूती की, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी लोकेशन देख लीजिए। ये अफ्रीका का मैप आप देख रहे हैं, यहाँ पे इरिट्रिया है, ये है सोमालिया। ये जो स्टार मार्क आपको दिख रहा है ये जिबूती की लोकेशन है। तो यहाँ पर इसने अभी हाल ही में विजिट किया है, इसलिए इस लोकेशन को आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर देखिए आपको सूडान दिख रहा है, ये इजिप्ट है, ये लीबिया, ये चाड, ये नाइजर, ये अल्जीरिया, यहाँ पे ट्यूनीशिया है। तो कई सारे अफ्रीका के देश आपके सामने हैं। अब देखिए आईएनएस तरकश है क्या। ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेल्थ फ्रिगेट है। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी अवेलेबल टेक्नोलॉजी है हमने उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया है इस फ्रिगेट को बनाने में। फ्रिगेट युद्धपोत और स्टेल्थ जो छुपने में माहिर हो। इसे बनाया गया है यांतर शिपयार्ड के द्वारा कैलिनिनग्राड में, रशिया में। मतलब ये रशियन बिल्ट है। कैलिनिनग्राड की लोकेशन आपने पहले भी एक आर्टिकल में देखी थी, हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया था। कैलिनिनग्राड इज पार्ट ऑफ रशिया, लेकिन ये रशिया के मेन लैंड से 300 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर देखिए बेलारूस है, ये लिथुआनिया है, ये पोलैंड है। लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में यहाँ पे जो लोकेशन आपको व्हाइट कलर में दिख रही है ये कैलिनिनग्राड की है। रशिया के मेन लैंड से अलग है लेकिन रशिया का पार्ट ही है। तो यहाँ पर इसे बनाया गया है। तो इस लोकेशन को भी आपने मैप में देखा। वर्सटाइल रेंज ऑफ वेपन्स एंड सेंसर्स इसके पास होते हैं, जिसका इस्तेमाल करके ये सभी डायमेंशंस में थ्रेट्स को यूटिलाइज करने में कैपेबल है। जो शिप है इसमें लेटेस्ट स्टेल्थ फीचर्स इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, जिसकी मदद से ये रडार से आसानी से बच सकता है। इंफ्रारेड डिटेक्शन मेजर्स जो होते हैं उनको भी अवॉइड कर सकता है। अकॉस्टिक का मतलब आवाज़ बहुत कम करता है, और जो इसका मैग्नेटिक सिग्नेचर है वो भी बहुत ज़्यादा लो है। इसी वजह से इस फ्रिगेट को आसानी से ढूंढा नहीं जा सकता। ये इंडियन नेवी का जो वेस्टर्न फ्लीट है, मुंबई बेस्ड है, वेस्टर्न नेवल कमांड का, उसका हिस्सा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में है। यूनियन होम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में उन्हें उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे याद किया, एंड दैट इज द रीजन कि वो न्यूज़ में रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को हुआ था एक बंगाली फैमिली में। बंगाल में इनका जन्म हुआ था। बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन, बैरिस्टर और एकेडमिशियन रहे ये अपने टाइम के। जब देश आज़ाद हुआ और नेहरू जी ने प्राइम मिनिस्टरशिप में अपनी सरकार बनाई, तो उनकी कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई का पद दिया गया और उसको उन्होंने सर्व किया। महज 33 वर्ष की आयु में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सबसे यंगेस्ट चांसलर बन चुके थे। 1934 की बात हम कर रहे हैं। उन्हीं के टर्म के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में बंगाली में अपना एड्रेस दिया था, और बंगाली लैंग्वेज को वर्नाकुलर लैंग्वेज के तौर पे भी इंट्रोड्यूस किया गया। 1946 में जब ऐसा हो गया था क्लियर कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाएगा, तो उन्होंने हिंदू मेजॉरिटी एरिया जो बंगाल का है उसे बंगाल से अलग करने की डिमांड की, ताकि वो ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा न बन जाए। क्योंकि डिमांड के अकॉर्डिंग जो बंगाल था उसे ईस्ट पाकिस्तान बनाया जाना था। वो नहीं चाहते थे कि जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया है वो पाकिस्तान का पार्ट बन जाए। वैसा हुआ भी। वेस्ट बंगाल हमारे सामने है। उन्होंने जो एक प्रयास था कि बंगाल को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया जाए, शरत बोस जी का 1947 में, उसका भी विरोध किया था। शरत बोस जी सुभाष चंद्र बोस जी के भाई थे। वो नहीं चाहते थे कि बंगाल का ये जो पूरा एरिया है ये पाकिस्तान के हिस्से चला जाए। इसीलिए उन्होंने डिमांड ये रखी थी कि आप जो ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल है उसे अलग अलग मत करिए, उसे यूनिफाइड रखिए और उसे एक अलग देश बना दीजिए। इनकी इस बिड को सपोर्ट किया गया था हुसैन शहीद सुहरावर्दी के द्वारा, जो कि बंगाली मुस्लिम पॉलिटिशियन थे। यद्यपि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस चीज़ का पुरजोर विरोध किया कि नहीं, एक इंडिपेंडेंट स्टेट पूरा बंगाल तो नहीं बन सकता। उन्होंने भारतीय जनसंघ को एस्टैब्लिश किया, जो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रेडेसर यानी कि पूर्ववर्ती भी माना जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो वर्तमान की सरकार है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देती है। बिकॉज ये उनके फाउंडिंग मेंबर रहे हैं। इन्होंने फाउंड किया था बीजेपी को। 1953 में उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था उसका विरोध किया, जिसके बाद उनके डिफरेंसेस भी क्रिएट हुए उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके साथ। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में बिना परमिशन के एंटर करने की कोशिश भी की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
डिटेंशन के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु का जो ऑफिशियल रीज़न बताया गया दैट वाज हार्ट अटैक। हालांकि इस बात को लेकर काफ़ी विवाद रहा कि उनका हार्ट अटैक आया था या उनकी मृत्यु का कारण कुछ और था। इसकी इंक्वायरी की डिमांड भी कई बार हो चुकी है। तो ये तो पूरा आर्टिकल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नॉर्थ मैसिडोनिया के बारे में है। नॉर्थ मैसिडोनिया में प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले हफ्ते से। कई सारे लोग इसमें घायल हो चुके हैं। पुलिस ऑफिशियल्स के खिलाफ भी प्रोटेस्ट चल रहा है। ये जो टर्मोइल है इसका बेसिक ग्राउंड ये है कि नॉर्थ मैसिडोनिया यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहता है। ये जो प्रयास है वो कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन एक न एक रोड़ा अटकता रहता है। यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने को लेकर जो ईयू ने शर्तें रखी हैं, इस बात को लेकर मैसिडोनिया के लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और इसी को लेकर विरोध चल रहा है। समझते हैं कि नॉर्थ मैसिडोनिया का पूरा मामला क्या है, ये विरोध किस बात का है। देखिए, नॉर्थ मैसिडोनिया साउथ ईस्ट यूरोप की एक कंट्री है। इसे 1991 में इंडिपेंडेंस मिली यूगोस्लाविया से। यूगोस्लाविया में टोटल 6 देश थे, उनमें से एक मैसिडोनिया भी था। लैंडलॉक कंट्री है। आसपास के देशों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नॉर्थ वेस्ट में कोसोवो मिलेगा, नॉर्थ में सर्बिया, ईस्ट में बल्गारिया, साउथ में ग्रीस और वेस्ट में अल्बानिया। ये आसपास के देश हैं नॉर्थ मैसिडोनिया के। मैप में आपने लोकेशन देख ही ली है। थोड़ा ब्रॉडर मैप आप देखना चाहते हैं, देखिए ये ग्रीस है। ग्रीस के जस्ट नॉर्थ में नॉर्थ मैसिडोनिया है और इसका पड़ोसी देश ईस्टर्न पार्ट में बल्गारिया है। इन दोनों के साथ इनका विवाद रहा है और अभी का जो विवाद है वो बल्गारिया के साथ है। इसके पहले ग्रीस ने भी रोड़ा अटकाया था। नॉर्थ मैसिडोनिया जो है वो ईयू कैंडिडेचर के लिए 17 सालों से प्रयास कर रहा है। कंट्री यूगोस्लाविया से अलग हुआ 1990 के दशक में, 1992 के आसपास, और उसके बाद इसने स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट की। वो ईयू का मेंबर बनना चाहता है। ईयू का मेंबर बनने में शुरुआती जो प्रॉब्लम आई वो ग्रीस ने क्रिएट की। ग्रीस का ये मानना था कि जो मैसिडोनिया है, पहले इसका नाम रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया हुआ करता था, अब जो मैसिडोनिया है वो ग्रीस का नॉर्थ का एक प्रोविंस भी है। तो वो कहते हैं कि जो हमारे प्रोविंस का नाम है वही अपने देश का नाम आपने रख लिया है। फर्दर आप जो ग्रीस की हिस्ट्री है, फर्दर जो अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं, उनके साथ अपने रूट्स ट्रेस करते हैं जो कि ग्रीस का हेरिटेज है। तो इससे लेकर ग्रीस काफ़ी लंबे समय तक विवाद में रहा। ग्रीस ने कहा कि हम ईयू की मेंबरशिप मैसिडोनिया को नहीं लेने देंगे जब तक कि अपना नाम नहीं बदल लेते। फाइनली 2018 में मैसिडोनिया ने अपना नाम बदल लिया और रख दिया नॉर्थ मैसिडोनिया, जिससे ग्रीस के साथ तो उनका विवाद निपट गया। लेकिन अब बल्गारिया ने रोड़ा अटकाया हुआ है। बल्गारिया कह रहा है कि हम नॉर्थ मैसिडोनिया को नहीं बनने देंगे ईयू का मेंबर, बिकॉज वहाँ पे जो डिसीजन होता है वो कंसेंसस से लिया जाता है और बल्गारिया जो है वो ईयू का पार्ट है। तो अगर बल्गारिया वीटो कर देता है तो नॉर्थ मैसिडोनिया ईयू का हिस्सा बन नहीं पाएगा। अब देखिए बल्गारिया को दिक्कत क्या है। बल्गारिया का ये कहना है कि जो नॉर्थ मैसिडोनिया है वहाँ की जो कैपिटल है दैट इज स्कोपे, ये ऐसे प्रोनाउंशिएट किया जाता है। उनका ये मानना है कि वो जो मैसिडोनिया का शेयर्ड कल्चर है और हिस्टोरिक टाइज हैं उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। बल्गारिया की कुछ डिमांड्स हैं। वो चाहते हैं कि जो नॉर्थ मैसिडोनिया है वो इस बात को एक्सेप्ट करे कि जो उनकी लैंग्वेज है उसका जो ओरिजिन है वो बल्गेरियन लैंग्वेज से है। फर्दर जो बल्गेरियन माइनॉरिटी है नॉर्थ मैसिडोनिया में वो उसको रिकॉग्नाइज करें। अब ये शर्तें ईयू की ओर से भी आ गई हैं कि अगर आप चाहते हो कि मेंबरशिप लो तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना होगा। अब इसको लेकर मैसिडोनिया के लोग बहुत नाराज़ हैं कि पहले तो आपने ग्रीस के चक्कर में नाम बदल दिया और अब आप बल्गारिया के प्रेशर में ये सारे काम करेंगे। तो कुल मिला के अब मैसिडोनिया के लोग इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। दैट इज द रीज़न कि वहाँ पे दिक्कत चल रही है नॉर्थ मैसिडोनिया में, ऑफिशियली नॉर्थ मैसिडोनिया। तो मैसिडोनिया की लोकेशन और पूरा मामला आपने समझ लिया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के बारे में है, एनएमए के बारे में है। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी से संबंधित 2 मॉन्यूमेंट्स को मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर करने को लेकर रिकमेंडेशन दी है। पहले तो एनएमए है क्या, उसके बाद वो साइट्स कौन सी हैं। एनएमए जो है इसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत स्टैब्लिश किया गया है। इसे स्टैब्लिश करने के लिए जो प्रोविजंस इस्तेमाल किए गए हैं वो अमसर एक्ट के हैं। अमसर का फुल फॉर्म होता है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। आप इसमें अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन भी ऐड कर सकते हैं। 2010 का ये कानून है, उसी के तहत जो एनएमए है वो काम करता है। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का बेसिक फंडामेंटल काम ये है कि प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करें। क्या जो भी हमारे पास प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें कैसे रेगुलेट किया जाएगा, उनका मैनेजमेंट कैसे होगा, ये सारी जिम्मेदारी एनएमए के पास है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एनएमए के पास है। अगर किसी प्रोहिबिटेड या रेगुलेटेड एरिया में किसी कंस्ट्रक्शन से संबंधित एप्लीकेशन आता है, उसकी परमिशन देनी है कि नहीं देनी है, ये एनएमए ही डिसाइड करता है। कौन सी 2 साइट्स हैं जिनको नेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर करने की बातचीत चल रही है। एक तो है संकल्प भूमि बनियानट्री कैंपस वडोदरा में। ये वही जगह है जहां पर अंबेडकर जी ने 23 सितंबर 1970 को संकल्प लिया था कि वो अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करेंगे। ये पेड़ 100 सालों से अधिक समय से वहीं पर खड़ा है, एक सिंबल बन चुका है जहां पर सोशल रेस्पेक्ट के लिए रिवोल्यूशन को तैयार किया गया था डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा। इसलिए काफ़ी रेस्पेक्ट है इस लोकेशन को। प्रताप राव भोसले हाई स्कूल जो सतारा महाराष्ट्र में है, ये प्लेस वही है जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन अटेन की थी।
वो स्कूल जो है वो अपने रजिस्टर में उनका नाम बहुत ही प्राइड के साथ दिखाता है, उनका मराठी में सिग्नेचर भी है, लेकिन ये स्कूल अभी जिला परिषद के अंडर में है और बहुत ही खराब स्थिति में है। तो वैसे इंपॉर्टेंस मिल जाती है नेशनल लेवल की, तो इसकी स्थिति में भी सुधार आएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मिशन वात्सल्य के बारे में है। वात्सल्य का मतलब होता है जैसे माँ एक बच्चे को प्रेम से पालती है, उसे वात्सल्य कहा जाता है। माता के प्रेम को वात्सल्य कहा जाता है। मिशन वात्सल्य का मतलब यह है कि ये बच्चों का एक इनिशिएटिव है, उन्हें केयर दी जाए जैसे एक माँ देती है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का कुछ गाइडलाइंस हैं जिसके तहत ये कहा गया है कि स्टेट्स को अगर मिशन वात्सल्य के तहत फंडिंग लेनी है तो उन्हें इसका नाम मिशन वात्सल्य ही रखना होगा, तभी वो सेंटर के फंड ले पाएंगे। कई बार क्या होता है कि राज्य केंद्र सरकार की स्कीम का नाम बदल देते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका प्रमोशन होगा। ऐसा स्पेसिफिकली तब होता है जब केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकारें हों। तो यहाँ पे स्पेसिफिक गाइडलाइन गई है कि आप इसका नाम नहीं बदलेंगे। मिशन वात्सल्य एक अम्ब्रेला स्कीम है चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के लिए। फैमिली बेस्ड नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर बच्चों को दी जाएगी, ऐसे बच्चे जो खराब सर्कमस्टेंसेस में हैं, ताकि उन्हें दिक्कत ना हो। फंडामेंटल मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चों को हेल्दी और हैप्पी चाइल्डहुड मिले, उनके पास अपॉर्चुनिटी हो कि अपना फुल पोटेंशियल अटेन कर सकें और आने वाले समय में रेस्पेक्ट के साथ रह सकें। सेंसिटिव, सपोर्टिव और सिंक्रोनाइज्ड इकोसिस्टम तैयार हो बच्चों के विकास के लिए। स्टेट्स एंड यूटीज को सपोर्ट किया जाए कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 का और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको फुलफिल किया जाए। मिशन वात्सल्य में कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि जो फंक्शनिंग है स्टैच्यूटरी बॉडीज़ की जो बच्चों के लिए काम करते हैं उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करें। सर्विस डिलीवरी स्ट्रक्चर को बेटर किया जाए। इंस्टीट्यूशनल केयर या सर्विसेज जो बच्चों को दी जाती है उसे स्ट्रॉन्ग करें। और नॉन इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी बेस्ड केयर जो है जिसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं उसको भी स्ट्रेंथन किया जाए। इमरजेंसी आउटरीच सर्विसेज बढ़ाई जाए, जहां बच्चे बहुत इमरजेंसी नीड में हैं तो लोग पहुंच के मदद कर सकें। ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। फंड्स की बात करें तो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड होगा जो फंडिंग का कामकाज देखेगा। इसे चेयर किया जाएगा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी के द्वारा। वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं वो अप्रूव करेंगे एनुअल प्लान जो भी दिया जाएगा वेरियस स्टेट्स एंड यूटीज के द्वारा, और उसके बाद ही उन्हें फंडिंग दी जाएगी। स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत किया जाएगा, जिसमें फंडिंग पैटर्न 60-40 का रहेगा। नॉर्मल स्टेट्स के लिए 60% केंद्र देगा, 40% राज्यों को खर्च करना होगा। 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए जो मैकेनिज्म होगा वो 90-10 का रहेगा, 90% केंद्र, 10% राज्य। यूटीज के लिए सारा पैसा, ऐसे यूटीज जहां पे लेजिस्लेचर नहीं है वहां पे सारा पैसा खर्च किया जाएगा केंद्र के द्वारा। सारा और कारा की बात की गई है। सारा का मतलब होता है स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी। स्टेट में जो बच्चों को लोग अडॉप्ट करते हैं वो किस शर्त पर होगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे, ये सारा देखता है। इसका काम है कोऑर्डिनेट, मॉनिटर करना जो भी नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर बच्चों को दी जानी है। फर्दर सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा जो इन कंट्री और इंटर कंट्री अडॉप्शन को रेगुलेट करता है उसको भी मदद देना। मिशन वात्सल्य के तहत 24/7 हेल्पलाइन सर्विसेज भी दी जाएंगी बच्चों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के प्रावधानों के तहत। यहाँ पर देखिए सेपरेट चिल्ड्रन होम बनाने की बात की गई है, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए अलग और ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग। ओपन शेल्टर रजिस्टर किए जाएंगे जो बच्चों को, ऐसे बच्चे जो घर छोड़ के भाग जाते हैं, खो जाते हैं, ट्रैफिक किए जाते हैं, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है, ऐसे बच्चों को टेम्परेरी वहाँ पे रखा जाएगा, उनको केयर दी जाएगी। जो ओपन शेल्टर्स होंगे कोई परमानेंट रेसिडेंशियल फैसिलिटी नहीं होगी क्योंकि ऐसी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए उनको केयर देंगे, उन्हें किसी स्टेबल जगह पे स्टेबलाइज कर देंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ड्रैगन फ्रूट के बारे में है। गुजरात और हरियाणा सरकार के प्रयासों के बाद अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी मन बना लिया है कि वो ड्रैगन फ्रूट के कल्टीवेशन को भारत में प्रमोट करेंगे, जिसे सुपर फ्रूट कहा जाता है। सुपर फ्रूट ऐसे फ्रूट होते हैं जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी हो। ड्रैगन फ्रूट एक प्रकार का फ्रूट है जो वाइल्ड कैक्टस के पौधे इसमें उगता है। ये साउथ और सेंट्रल अमेरिका का नेटिव है, वहां पर ओरिजिनली उगता है। इसे वहां पे पिताया या पिताहया नाम से पुकारा जाता है। ये किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में उग जाता है, कुछ खास विशेष प्रकार की सॉइल या क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है। ये नॉन प्रोडक्टिव और लेस फर्टाइल एरियाज में भी उग जाएगा। अब वाइल्ड कैक्टस है तो कैक्टस तो ड्राई एरिया में भी उग ही आएगा, मतलब इस फ्रूट को लोग कोई स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए नहीं। इंडिया का जो कोल्ड एरिया है उसको छोड़ दिया जाए तो लगभग हर जगह आप इसको उगा सकते हो। वियतनाम दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ड्रैगन फ्रूट का, जहां पे इसे थांग लॉन्ग कहा जाता है। इसका मतलब होता है ड्रैगन की आंख। मिजोरम टॉप करता है इंडिया में ड्रैगन फ्रूट के कल्टीवेशन के लिए। ड्रैगन फ्रूट एक प्रकार का ट्रॉपिकल सुपर फूड है। न्यूट्रिएंट बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कैलोरीज कम होती हैं। ये कई प्रकार के डिसीज को लेकर भारत में रहने वाले लोग हैं उनमें इम्यूनिटी को बिल्ड करने में भी मदद कर सकता है। गुजरात की सरकार ने
इसका नाम बदल के कमलम यानी कि लोटस रख दिया और कहा जो फार्मर्स उगाएंगे उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा। हरियाणा की सरकार ने भी ग्रांट देने का वादा किया है अगर किसान इस फ्रूट को उगाते हैं तो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में है। इंडिया हमेशा से चाहता रहा है कि इंडिया अपने डिफेंस में एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे। एक्सपोर्ट के कई सारे इक्विपमेंट इंडिया बिल्ड करके उसको बेचता रहा है डिफेंस के एक्सपोर्ट के फॉर्म में। पहली बार डिफेंस का एक्सपोर्ट 13,000 करोड़ का लेवल पहुंच रहा है 2021-22 में। ये 5 साल पहले की तुलना में 8 गुना ज़्यादा है। अभी तक यूएसए सबसे बड़ा बायर रहा है इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट का, जो हमारे इक्विपमेंट खरीदते रहे हैं। कुछ लोग मतलब कुछ कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया और अफ्रीका से भी रही हैं। ये जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है इसमें प्राइवेट सेक्टर 70% अकाउंट करता है और पब्लिक सेक्टर 30%। पहले प्राइवेट सेक्टर का शेयर 90% हुआ करता था, लेकिन अभी हाल ही में 2500 करोड़ की डील हुई है फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के लिए, जिसके बाद प्राइवेट सेक्टर का शेयर 10% से बढ़ के 30% हो गया। अब आइए रिवीजन कर लेते हैं। आईएनएस तरकस ये एक प्रकार का पेट्रोल वेसल है, गलत है, फ्रिगेट है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी यंगेस्ट वाइस चांसलर बने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के 1934 में, सही है। नॉर्थ मैसिडोनिया लैंडलॉक कंट्री है, सही है। मिशन वात्सल्य मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसे मिशन मोड प्रोजेक्ट पे रन कर रहा है, गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसे रन कर रहा है, तो ये गलत हो गया। ड्रैगन फ्रूट इंडिया में गुजरात टॉप करता है, गलत है, मिजोरम टॉप करता है, ठीक है। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। पीडीएफ आपको ओनली एज की टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए और रिवीजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।